Hello students, today we will discuss about atomic radius. आज हम एटॉमिक रेडियस है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो देखिए सबसे पहले एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस कोई भी एटम है जो उसका जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर से, मान लो ये न्यूक्लियस है तो उसके सेंटर से और जो आउटर मोस्ट सेल है जो एटम की उसके बीच जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। क्या है ये? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम। जो एटम है उसके न्यूक्लियस के सेंटर से और जो आउटर मोस्ट सेल है जो एटम की उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस। अब जो एटम है जो वो एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलता है, एटॉमिक स्टेट में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एटम है जो वो या तो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, और क्या बना देगा, मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड बनाता है एटम। तो एटम है जो एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलेगा, फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, आइसोलेटेड स्टेट में। इस वजह से जो रेडियस है एटॉमिक रेडियस उसको हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप की रेडियस हम उसमें देख सकते हैं। फर्स्ट होती है आपकी कोवलेंट रेडियस, सेकंड होती है आपकी मेटेलिक रेडियस, और थर्ड होती है आपकी वंडरवाल रेडियस। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होती है। न्यूक्लियस है जो उसके सेंटर से आउटर मोस्ट सेल है जो एटम की उसके बीच की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाती है। एटम एटॉमिक स्टेट फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है, इस वजह से वो क्या होगा, एटम कंबाइन करता है या तो खुद के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ। तो इसमें 3 तरह की रेडियस देखते हैं हम, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस। अब कोवलेंट रेडियस क्या होती है, देखिए कोवलेंट रेडियस क्या होगी, कोवलेंट रेडियस कोवलेंट रेडियस होती है आपकी जो 2 एटम्स हैं वो कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, उनके बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका जो हाफ कर दे देंगे हम, तो वो क्या कहलाएगी आपकी कोवलेंट रेडियस। मान लो ये 2 एटम है ए एंड बी, ये आपस में इनके बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 2 एटम मान लो सेम है जैसे ए, तो ये जो डिस्टेंस है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इसको यदि हम हाफ कर दें तो वो क्या आ जाएगा आपका कोवलेंट रेडियस। तो इसकी कोवलेंट रेडियस क्या आ जाएगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। तो कोवलेंट रेडियस क्या होती है, 2 एटम जो सेम है उनके बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, उसका जब हम हाफ कर देते हैं वो क्या हो जाता है उसका कोवलेंट रेडियस। ये दोनों एटम क्या है, सेम है। इसके बाद यदि डिफरेंट एटम होंगे तो उसके लिए भी जो कोवलेंट रेडियस है वो उसका फार्मूला तो यही होगा। यदि डिफरेंट एटम है, मान लो ये ए है और ये बी है, तो जो डिस्टेंस होगी इनकी हाफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी, डी ए बी, और कोवलेंट रेडियस क्या होगी इनके बीच में, वो होगी आपकी डी ए बी हाफ, ठीक है। कोवलेंट रेडियस क्या हो जाएगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। लेकिन जब एटम डिफरेंट होते हैं तो उस केस में जो डी ए बी होता है वो आपका होता है कोवलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवलेंट रेडियस बी माइनस
यहाँ पर आपका सी ए ये कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस सी बी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पर जो सी ए और सी बी है ये कांस्टेंट है। किसके लिए? सी ए आपका कांस्टेंट है एटम ए के लिए और सी बी आपका कांस्टेंट है बी के लिए। और एक्स ए और एक्स बी क्या है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड एक्स बी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। फार्मूला तो वही रहेगा डी ए बी बाई 2 यानी हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। लेकिन इसमें जब हम डी ए बी देखेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो उसका फार्मूला होगा आर ए प्लस आर बी माइनस सी ए माइनस सी बी एक्स बी। यहाँ पर ये क्या है सी ए आपका कांस्टेंट है और एक्स ए क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए और एक्स बी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। ये दिया था पोलिंग एंड स्टीवेंसन। इन दो साइंटिस्टों ने ये ऑर्डर दिया था, कोवलेंट रेडियस निकालने का फार्मूला दिया था। इसके बाद देखते हैं कोवलेंट रेडियस होगी, उसके बाद देखते हैं मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या होता है? मेटेलिक जो है लैटिस उसमें दो एटम्स होंगे, उनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी आपकी मेटेलिक रेडियस। क्या होती है मेटेलिक रेडियस? मेटेलिक रेडियस क्या होती है? इट इज द half of internuclear distance between two adjacent atom in metal lattice। जो मेटल लैटिस है उसमें जो दो एडजेसेंट एटम हैं नेबरिंग एटम उनके बीच की जो हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी मेटेलिक रेडियस। मेटल लैटिस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो उनमें दो एटम जो एडजेसेंट एटम है पास पास उनकी जो हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी आपकी मेटेलिक रेडियस। इसके बाद है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस क्या होती है देखिए, वंडरवाल रेडियस तो देखिए ये क्या होता है, इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम। ये ध्यान रखना, टू नॉन बॉन्डेड एटम, बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ neighboring molecule in solid state। ये इंपॉर्टेंट है। नॉन बॉन्डेड एटम के भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, दो मॉलिक्यूल्स जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जो दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो एटम्स हैं नॉन बॉन्डेड उनके बीच की हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जब वो फिर सॉलिड स्टेट में होंगे तो उसको क्या कहते हैं वैंडरवाल रेडियस। इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट। अब इसको देखिए समझने के लिए कैसे देख सकते हैं,
ये दो है आपके पास एटम, ठीक है। और ये एक मॉलिक्यूल आपका ये है। अब देखें यहाँ पर ये जो है ये तो कोवलेंट बॉन्डेड है, तो इनकी जो हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो तो कोवलेंट रेडियस होगी, ठीक है। ये भी मॉलिक्यूल है, ये मान लो ए मॉलिक्यूल और ये बी मॉलिक्यूल। अब इसमें जो है इनके बीच की जो डिस्टेंस है हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये वाली, ये तो क्या है आपकी कोवलेंट रेडियस, ये भी क्या है कोवलेंट रेडियस, ठीक है। लेकिन जो ये नॉन बॉन्डेड एटम है ये वाले, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये, इसको इससे दिखा देते हैं। अब इसको हटा दिया मैंने कोवलेंट रेडियस को, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है इसकी नॉन बॉन्डेड एटम के बीच की, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी आपकी, इसका जो हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दो नॉन बॉन्डेड एटम, इसकी जो हाफ करेंगे, मान लो इसको हम DAB मान लेते हैं, ठीक है, इसकी और इसकी, तो इसका जो हाफ होगा वो क्या होगा आपका वैंडरवाल रेडियस। आया समझ में क्या डिफरेंस है, दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम है उनकी तो कोवलेंट रेडियस होगी, और जो नॉन बॉन्डेड एटम है ये नॉन बॉन्डेड है, इनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी हाफ, वो क्या कहलाएगी वैंडरवाल रेडियस कहलाएगी। ये याद रखना। और किस में होती है ये सॉलिड स्टेट में, और मेनली जो नोबल गैस है, नोबल गैस में आपके क्या मिलती है वैंडरवाल रेडियस। नोबल गैसेज हैं जो, ये भी कई बार पूछते हैं, उसमें कौन सी रेडियस होती है, मेन वैंडरवाल रेडियस होती है। तो ये थे तीन, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वैंडरवाल रेडियस। अब यदि कोई एलिमेंट है पर्टिकुलर और उसमें तीनों रेडियस है, वैंडरवाल रेडियस भी है, मेटेलिक रेडियस भी है और कोवलेंट रेडियस भी है, तो जो ऑर्डर होगा आपका रेडियस का वो होगा सबसे ज्यादा वैंडरवाल रेडियस होगी और सबसे कम कौन सी होगी कोवलेंट रेडियस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैंडरवाल रेडियस सबसे ज्यादा होती है यदि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है उसमें तीनों तरह की रेडियस है, तो वैंडरवाल रेडियस सबसे ज्यादा होगी उसमें, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो नॉन बॉन्डेड एटम है ना, तो डिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है मेटेलिक रेडियस है, और लास्ट में क्या है कोवलेंट रेडियस, क्योंकि कोवलेंट रेडियस में देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है ना, तो ओवरलैपिंग यानी शेयरिंग की वजह से बनता है कोवलेंट बॉन्ड, तो साइज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा वैंडरवाल रेडियस होगा, फिर मेटेलिक रेडियस होगा और फिर कोवलेंट रेडियस होगा, इंपॉर्टेंट है। अब एटॉमिक रेडियस है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्या ट्रेंड है वो देखते हैं। तो देखते हैं पहले फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो पहला फैक्टर है आपका नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस है जो आपका एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके नंबर ऑफ सेल को। मान लो यहाँ पर ये एक सेल है, ये नंबर बढ़ गया 2, यहाँ पर ये है एक और बढ़ा दे 3, तो देखिए यहाँ पर यहाँ डिस्टेंस न्यूक्लियस से और ये आउटरमोस्ट सेल ये है, यहाँ पर डिस्टेंस आपकी ये हो गई। तो जैसे जैसे सेल का नंबर है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है सेल का नंबर, तो जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता है एटॉमिक रेडियस क्या होती है इंक्रीज होती है। तो एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके नंबर ऑफ सेल के। दूसरा जो फैक्टर है आपका
वो होता है शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट। अब शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है पहले वो देखें। जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, उनको प्रोटेक्ट करता है, आर प्रोटेक्टेड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। उसको क्या कहेंगे, इज नोन एज शिल्डिंग इफेक्ट। अब डेफिनेशन से नहीं आएगा समझ में ना। आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्रोटेक्ट करता है इनर सेल के इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, उसको क्या कहते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। मान लो इसमें यही देखते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी लगा लो, यहाँ पर कितने होंगे 8। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, सेकंड में कितने होते हैं 8, है ना। तो देखें यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं फर्स्ट सेल में। अब ये जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट सेल है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और यहाँ पर जो ये इनर सेल, और ये कौन सी है, इनर सेल है। तो जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर ये सेकंड वाले में, इन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, यहाँ आने से रोकेंगे, पॉजिटिव चार्ज के पास आने से, यानी इसको रिपेल करेंगे। तो इस वजह से जो ये इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास जाने से रोकते हैं, शिल्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ना। उसी को कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है जो इनर सेल के वो इसको बाहर की तरफ रिपेल करेंगे। तो इस वजह से ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किससे, न्यूक्लियस से, और उसी को कहते हैं हम शिल्डिंग इफेक्ट। आया समझ में। शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को इनर सेल के इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किससे, न्यूक्लियस से, उसको कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका वो भी हम देखेंगे। अब जैसे शिल्डिंग इफेक्ट यदि ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस है जो आपकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शिल्डिंग इफेक्ट के। एटॉमिक रेडियस है जो, शिल्डिंग इफेक्ट यदि ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा। कैसे होगी भाई, देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। मान लो यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहां से समझते हैं। मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इनर सेल के इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ से। अब मान लो यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है आउटर मोस्ट सेल में। तो पहले ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, है ना, तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या था। और अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आने से क्या होगा, इनका काम बढ़ जाएगा, यानी शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और शिल्डिंग इफेक्ट कम होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, इसको न्यूक्लियस है जो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा, कम होगा, यानी रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में बढ़ता है, शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है। शिल्डिंग इफेक्ट कम होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि प्रोटेक्शन कम हो गया। ये शिल्ड कर रहा था ना इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, जब ये आ गया इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर शिल्डिंग इफेक्ट इनका काम बढ़ गया, तो शिल्डिंग इफेक्ट कम हो गया। शिल्डिंग इफेक्ट कम हो गया तो ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इस वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। तो जैसे जैसे शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है
शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा तो वैसे ही एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जैसे ही शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम कर दे, तो अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करेंगे, तो शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया। शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि न्यूक्लियस से क्या होगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो मोटा मोटी कहने का ये मतलब है कि जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो एटॉमिक रेडियस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होगा, और यदि शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। तीसरा है फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड फैक्टर है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका, इसका फार्मूला होता है जेड स्टार जेड माइनस सिग्मा। जेड स्टार क्या है यहाँ पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड क्या है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, और सिग्मा क्या है आपका, शिल्डिंग कांस्टेंट। तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो न्यूक्लियस के कारण वो कितना, न्यूक्लियस है जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसके कारण वो कितना चार्ज फील करता है, उसको ही क्या कहते हैं हम, टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस को कितना फील करता है, उसके चार्ज को, उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, चार्ज एक्सप्लेन बाय आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज यानी न्यूक्लियर चार्ज एक्सप्लेन बाय आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे शिल्डिंग इफेक्ट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जेड इफेक्टिव है जो, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, है ना, प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है जो, वो प्रोटॉन का नंबर बढ़ने पर क्या होगा, उसमें चार्ज ज्यादा फील करेगा, है ना, ज्यादा उसमें पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और शिल्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शिल्डिंग इफेक्ट के। कैसे भाई, शिल्डिंग इफेक्ट यदि बढ़ रहा है तो शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो यानी इसका प्रोटेक्शन है जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ रहा है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस जो है वो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पाएगा। भाई शिल्डिंग ज्यादा होगी तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से वो कम होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन ज्यादा हो जाएगा, और प्रोटेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो टोटल न्यूक्लियर चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन शिल्डिंग इफेक्ट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, बढ़ेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन ज्यादा बढ़ेगा ना, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो प्रोटेक्शन ज्यादा बढ़ेगा। तो ये जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस को क्या करेगा, कम, ये जो न्यूक्लियस है ये आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, यानी इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा फील, है ना, और इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब एटॉमिक रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी कम होगी, क्योंकि भाई ये इसको फील ज्यादा करेगा। यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा फील करेगा इसको, है ना, अट्रैक्शन को, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगी। तो ये ध्यान रखना, 3 फैक्टर थे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, दूसरा आपका शिल्डिंग इफेक्ट, और तीसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तीनों लिख देता हूं, कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, दूसरा है आपका शिल्डिंग इफेक्ट, और तीसरा है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ सेल के एटॉमिक रेडियस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। शिल्डिंग इफेक्ट के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, शिल्डिंग इफेक्ट यदि ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। अब ट्रेंड देखते हैं, क्या ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। तो देखिए टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं, ये जनरल ट्रेंड है, ठीक है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, ग्रुप हो गया ना। तो ग्रुप में हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। जैसे एक एग्जांपल है, लिथियम है 1s2 2s1, सोडियम है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो यहाँ पर एक और 2 सेल हैं, यहाँ पर 1 2 और 3 सेल हैं। तो 3 सेल के लिए क्या होगा, ये 1 ये 2, यहाँ 2 ही सेल हैं, है ना। और यहाँ पर 3 सेल करेंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये एटॉमिक रेडियस है, यहाँ पर ये है। तो जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता है तो जो एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, है ना। तो टॉप टू बॉटम सेल का नंबर इंक्रीज होगा और इस वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, देखिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए शिल्डिंग इफेक्ट है जो, वो डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो सेल में जो है, एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। मान लो ये एक सेल है, तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 8 और यहाँ पर 1 है। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ही आता जाएगा। यहाँ पर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आउटर मोस्ट सेल में, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर 8,
अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, प्रोटेक्शन इनर आउटर सेल कम हो जाएगा, और शिल्डिंग इफेक्ट यदि कम होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये था आपका ट्रेंड, जनरल ट्रेंड है ये। जब आप डी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में जाओगे तो एक आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होता है ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, डी ब्लॉक देखेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो उसकी वजह से, इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपके 4D, ये 4D सीरीज है और ये 5D, जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट हैं उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। यानी जिरकोनियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो हैफनियम के इक्वल होगी, और नियोबियम है जो इसकी टेंटेलम के इक्वल होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई जिरकोनियम एटॉमिक रेडियस इज सिमिलर टू हैफनियम, ठीक है, या फिर Nb की है जो Ta के इक्वल है, टेंटेलम। तो क्यों होगा ये, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर होता क्या है कि जो 5D सीरीज आती है इसमें आपके f ऑर्बिटल इंक्लूड हो जाता है। क्या हो जाता है, f ऑर्बिटल इंक्लूड हो जाता है, और f ऑर्बिटल है जो, इसका शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है, कम होता है इसका, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। अब देखिए यहाँ से जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो f ऑर्बिटल आने की वजह से इनमें क्या होगा, शिल्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ सेल का इफेक्ट था, ठीक है, उसको नलीफाई कर देता है कौन, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल, और जिसकी वजह से ये जिरकोनियम और हैफनियम है इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, सेम हो जाती है। अभी आपको केवल ये याद रखना है, जिरकोनियम और हैफनियम यानी 4D के जो एलिमेंट और 5D के जो एलिमेंट है उनकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। ठीक है, किस वजह से होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है जो, और किस वजह से होगी, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, और इसका जो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल उसको वजह से साइज क्या होता है, सिमिलर होता है, और इसको कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसकी वजह से जो साइज है आपका, एटॉमिक रेडियस है 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट का वो सेम रहता है। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। ये आगे तक भी जा सकता है ना, यारी जरा निभा मौत तक, है ना, इसमें ला आफ्ता वरना रे कल कराया था ना, उसके हिसाब से देखिए। दूसरा है आपका जो बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम है, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम 13th ग्रुप है। तो इसमें टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एल्यूमिनियम का जो साइज है वो कम होना चाहिए और गैलियम का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है, गैलियम है जो इसका एटॉमिक साइज ज्यादा होता है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। तो इसमें भी वही रीजन है, जो डी गैलियम है जो, इसमें आपका डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, क्या आ जाता है, डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। जितना ऑर्बिटल साइज बड़ा होगा उतना क्या होगा, उसका शिल्डिंग इफेक्ट कम होगा। तो एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होगा, फिर पी, फिर डी, और एफ का सबसे कम होगा। साइज के अकॉर्डिंग एफ ऑर्बिटल है जो लार्ज साइज का होगा, तो इस वजह से इसकी जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, कम होगा। एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट है, इसको भी ध्यान रख लो, शिल्डिंग इफेक्ट ऑर्डर कई बार पूछ लेते हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल में क्या शिल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है, तो एस में सबसे ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होता है ऑर्बिटल में, और एफ में सबसे कम होगा।
शील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर। और जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, जितना कम शील्डिंग इफेक्ट होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, उतनी डिक्रीज होगी, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर डी ऑर्बिटल आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, और जो नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रही थी लेकिन उसको शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, नलीफाई कर देता है। और जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो गैलियम है, जो गैलियम की जो एटॉमिक रेडियस है, सॉरी यहाँ पर गैलियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन होती किसकी है, एल्यूमिनियम की, है ना। तो एल्यूमिनियम की एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, इससे ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू गैलियम, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। इसके बाद है, ये ऑर्डर ध्यान रखना है ना, एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है गैलियम से, होना गैलियम की चाहिए ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होती है, आयन क्या होता है, कोई एटम है उसमें से यदि इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करे, मान लो ये ए है एटम, यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बनेगा, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज आएगा किस एटम के ऊपर तो उसको कहते हैं कैटायन, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से बनता है। और यदि इलेक्ट्रॉन गेन करें तो उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, और इसको कहते हैं एनायन, ठीक है। एक बार वीडियो देखते हैं, चल रहा है या बंद हो गया, चल रहा है। तो आयनिक रेडियस क्या है आपकी, जो एटम है उससे जो इलेक्ट्रॉन यदि लॉस करता है तो कैटायन बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन बनता है। अब जो आपका कैटायन और एनायनिक रेडियस है वो पेरेंट एटम से ज्यादा है या कम है वो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस is smaller, cationic radius is smaller than its parent atom। कैटायनिक रेडियस है वो स्मॉलर होती है पेरेंट एटम से, एंड वाई एनायनिक रेडियस is larger than its parent atom। तो देखिए कैटायन में देखते हैं क्यों रेडियस है जो एटॉमिक, ये एटॉमिक पेरेंट जो है, पेरेंट एटम की जो रेडियस है उससे कम होती है कैटायनिक रेडियस। तो देखिए कैटायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के लॉस से हो रहे हैं। मान लो एक कैटायन का एग्जांपल लेते हैं, कार्बन कैटायन लेते हैं ना, मान लो ये कार्बन है और इसका कैटायन बना C पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन का नंबर तो सेम रहेगा, कितना 6, भाई प्रोटॉन तो सेम है ना एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, मेनली प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन के नंबर में तो कोई चेंज नहीं है, यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है। तो न्यूक्लियर चार्ज में तो कोई क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज में तो कोई अंतर नहीं आया, लेकिन जो कैटायन है उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर वो क्या हो जाता है, डिक्रीज इन कैटायन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो न्यूक्लियर चार्ज तो वही है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो गया तो 6 प्रोटॉन है मान लो यहाँ पर, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, तो किस में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन में।
है ना, क्योंकि भाई ये तो 6 को कर रहे हैं तो इनका काम ज्यादा है, इसमें 6 5 को कर रहे हैं तो अट्रैक्शन 5 में ज्यादा होगा ना। 6 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है जो 6 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे या 5 इलेक्ट्रॉन को, 5 को करेंगे क्योंकि नंबर कम हो गया। इस वजह से जो अट्रैक्शन होता है वो न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, और इस वजह से एटॉमिक जो रेडियस है, कैटायनिक रेडियस, वो लेस होती है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। आए समझ में क्यों होती है लेस, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो इंक्रीज हो जाएगा, और इस वजह से कैटायनिक रेडियस क्या होती है, पेरेंट एटम से कम होती है। अब अनायन में देखिए, अनायन है मान लो ए से ए नेगेटिव, मान लो ये ऐसी और ये सी नेगेटिव बन रहा है, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ पर देखिए अब प्रोटॉन का नंबर तो वही रहेगा 6, यहाँ भी प्रोटॉन 6 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हो गए 6, और यहाँ पर कितने हो गए कैटाइन पे, ये एनाइन पे 7। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक जो रेडियस है इसकी एनाइन की, एनाइनिक रेडियस है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसमें तो आपका न्यूक्लियर चार्ज है जो सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इस वजह से रेडियस कम होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और इस वजह से एनाइनिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो मान लो ये आ जाए कार्बन, कार्बन पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव, इसमें एटॉमिक रेडियस है जो किसका सबसे ज्यादा होगा, तो जो सी नेगेटिव है उसका सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका कार्बन होगा, और कार्बन पॉजिटिव का सबसे कम होगा। एनाइन का ज्यादा होता है अपने पेरेंट एटम से, और कैटाइन का जो रेडियस है वो अपने पेरेंट एटम से कम होता है। पेरेंट एटम मतलब जिससे वो कैटाइन या एनाइन बन रहे हैं। एक आपका है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एटॉमिक रेडियस कैसे देखेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं जिन स्पीसीज में। जैसे एग्जांपल लें तो N नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 10, ठीक है। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन है, नियोन 10 हो गया, Na पॉजिटिव 10, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 10, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 10। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, 3 नेगेटिव है तो 7 + 3 कितने हो गए 10। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 है नेगेटिव तो कितने हो गए 10 हो गए, है ना। इसी तरह नियोन के तो होता ही 10 है। सोडियम में देखिए एटॉमिक नंबर 11 है, पॉजिटिव 1 है तो 1 घटा देंगे 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है ना एक, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 12, तो 12 में से 2 घटा दीजिए कितना बचेगा 10। इसका एल्यूमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 13, 3 पॉजिटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी स्पीसीज क्या है आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो रेडियस देखते हैं वो कैसे देखते हैं, तो 4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कुछ नहीं है हमें केवल प्रोटॉन देखना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब प्रोटॉन का नंबर, लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है।
लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना ज्यादा होगा उतनी कम क्या होगी, एटॉमिक रेडियस होगी। लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज लेसर द एटॉमिक रेडियस। भाई न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है सब में, प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होगा, प्रोटॉन जितने ज्यादा इंक्रीज हो रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे इलेक्ट्रॉन को उतना क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगी। सीधा सा फंडा है ना। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन का नंबर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो सेम है सब में, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में केवल ये ध्यान रखना है, प्रोटॉन का नंबर देख लेना है, जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन यानी जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी कम उसकी एटॉमिक रेडियस। अब इस ऊपर वाले एग्जांपल से ही लेते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन किस में है, न्यूक्लियर चार्ज एल्यूमिनियम में है, 13 है, तो सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, एल्यूमिनियम की। और सबसे कम एटॉमिक प्रोटॉन किस में है, नाइट्रोजन में, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, नाइट्रोजन की। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो क्या होगा, एल्यूमिनियम आपके सबसे कम है तो Al3 पॉजिटिव, फिर आपका Mg2 पॉजिटिव, फिर आपका Na पॉजिटिव, फिर नियॉन, फिर आपका ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फिर नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। ये एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर होगा। ये भी कंपटीशन में कई बार पूछते हैं, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला क्वेश्चन कई बार आते हैं। केवल कुछ नहीं देखना है, प्रोटॉन का नंबर देखना है, जितना ज्यादा उतनी एटॉमिक रेडियस कम। एक आपका डी ब्लॉक में है जो डी ब्लॉक की जो सीरीज होती है, फर्स्ट सीरीज, उसमें देखिए कौन सी है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो देखिए यहां पर एटॉमिक रेडियस है जो, पहले तो मैग्नीज तक आपकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल में एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाती है, और लास्ट में कॉपर, जिंक में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक डिक्रीज होगी, आयरन, कोबाल्ट, निकल इसमें कांस्टेंट हो जाती है, और कॉपर और जिंक में फिर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। तो ये क्यों होता है, इसमें देखिए एटॉमिक रेडियस स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाएंगे तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड शिल्डिंग इफेक्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है और शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है। क्योंकि देखिए स्कैंडियम है जो आर्गन 18 4s2 3d1, तो 4s2 है ना आउटरमोस्ट शेल, इसमें 3d1 है, ठीक है। अब जैसे हम आगे जाएंगे, टाइटेनियम में तो आर्गन 18 4s2 3d2, अब डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे यानी शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, बढ़ता जा रहा है ना। तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, शिल्डिंग इफेक्ट कम होगा। अब जैसे जैसे हम जाएंगे शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और एक टाइम आएगा कि ये इसके शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल हो जाएंगे। उस टाइम क्या होगा, उस टाइम होगा एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाएगी, जब शिल्डिंग इफेक्ट है जो और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेंगे तो जो रेडियस है वो इक्वल हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पर कॉपर और जिंक में आते हैं तो यहाँ पर देखिए D10 आ जाता है ना, D10 है तो यानी शिल्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा होगी। शिल्डिंग इफेक्ट है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा हो गया, और इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्कैंडियम से मैग्नीज डिक्रीज, फिर ये 3 में कांस्टेंट और यहाँ पर लास्ट में
इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था आपका एटॉमिक रेडियस, इसमें ऑलमोस्ट सेम सब आ गया। इंपॉर्टेंट जो है इसमें आयनिक रेडियस का पूछते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का पूछते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन था जिरकोनियम एफनियम का, वो कई बार आता है कंपटीशन में भी, और नीट और जो ये जेई मेंस है उनमें भी। तो इनका ध्यान रखना, एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।